बिहार में विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और लगातार महागठबंधन जो है वो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत हो रही है और साथ ही साथ कैसे एनडीए को काउंटर किया जाए, इसकी रणनीति भी हर दिन बैठकों में बनती है। हमारे साथ वीआईपी के नेता और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी हैं बातचीत करने के लिए। मुकेश जी, लगातार आप लोग अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी और बैठकें हो रही हैं। इस बीच एक कल जो जानकारी आपकी तरफ से दी गई कि विधानसभा में आप लोग 60 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी सीटों पे सहयोगी दल के उम्मीदवार, क्या इस पर सहमति बन चुकी है? नहीं, देखिए, इस पे सहमति तो नहीं बना, लेकिन ये आज कल का नहीं है, ये 4 महीना हो चुका है। मार्च में ही हम लोगों ने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक में कुछ निर्णय हम लोगों ने लिया था। उस निर्णय में से था कि राज्य के 25% सीट, मतलब तकरीबन 60 सीट वीआईपी पार्टी को लड़ना चाहिए। जिस हिसाब से हमारा जनाधार है, जिस हिसाब से हमने राज्य में उपचुनाव लड़ कर अकेले अपने दम पर 30,000 25,000 वोट ला के हमने दिखाया और उससे बिहार में हार और जीत का परिणाम हुआ, तो इस अनुकूल हमें 60 सीट लड़ना चाहिए और सरकार बनने पर वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पहले से ही घोषणा है, हमारी पार्टी की तरफ से ब्लूप्रिंट है और महागठबंधन में इस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे क्लियर होना है। तो ये लेके हम लोग चल रहे हैं। रहा कि सीट 2-4 सीट कम ज़्यादा होगा, वो सब के लिए हम लोगों के पास कोई इशू नहीं है। हम लोगों के पास पर्याप्त सीटें हैं। हमारे पास देखा जाए तो एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जो बड़ी पार्टी है। वही 100 प्लस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो है वो 100 के अंदर ही चुनाव लड़ना है सबको। तो हमारे पास सीट का कमी नहीं, 243 सीट है और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है 2 हफ्ते के अंदर में गठबंधन में बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आप देखे होंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा महागठबंधन का आपस में बैठक वगैरह सब कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक, ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिला है। इससे पहले 2020 में अगर देखेंगे तो ये सब कोऑर्डिनेशन कमेटी ये वगैरह सब नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा है कि सब लोग मिलकर सब एक एक चीज़ पे डिसीजन ले रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र क्या होंगे, राज्य के बारे में हमारी पॉलिसी क्या होंगे, ये सब चीज़ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा चुनाव प्रचार में हम लोग कैसे प्रचार करेंगे, कितने लोग प्रचार करेंगे, कितने हेलीकॉप्टर होंगे, ये सब पे हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं और बहुत जल्दी 2 हफ्ते के अंदर में सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। गठबंधन एकदम ही मजबूती से स्वस्थ हेल्दी आगे बढ़ रही है। उसी और अगर देखेंगे इंडिया में तो उसमें हिटलर वाला हिसाब किताब है, एक आदमी जो कहेंगे वो सबको मानना है और वहाँ पे देखिएगा तो आपस में सब लोगों में लड़ाई हो एनडीए की रहा है। चर्चा आगे हम करेंगे आपसे बातचीत में। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आपने कहा 100 से ज़्यादा सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पिछली बार जितनी सीटों पे लड़ी थी, इस बार उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो आप ये मानते हैं कि आपसे ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस चुनाव मैदान में, चूंकि आप तो 60 क्लेम कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, देखिए, ये हमारी क्लेम है, हम ऐसा चाहते हैं। और रहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले बार 60 से 70 सीट पे चुनाव लड़े, राज्य में रिजल्ट क्या हुआ ये पूरे बिहार को पता है, चुनाव आयोग को पता है, कांग्रेस पार्टी को भी पता है। और इस बार गठबंधन में वीआईपी पार्टी भी आए हैं। तो ये सबको देखते हुए सब पार्टी तो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें, लेकिन 243 है और सबके पास अपना बेस वोट है। किस आधार पे आपको, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अनुकूल प्रॉफिट मिलता है, शेयर मिलता है। तो राज्य में भी वोट के जिनके पास जितना वोट होगा, कौन लोग वोट देंगे, वो सब पार्टी को पता है। भले मार्केट में सब अपने आप को मसल पावर दिखा के बैनर पोस्टर टीवी मीडिया में छा के वो अपने आप को कहेंगे कि हम बहुत बड़ा पार्टी है, लेकिन इंटरनल हर एक पार्टी, राज्य में जितने भी पार्टी है, सबको पता है कि मेरे बूथ पर क्या ताकत है, प्रखंड में क्या ताकत है, पंचायत में ताकत क्या है और हमको वोट कौन दे रहा है। ठीक है, तो जब जहाँ सवाल होता है कौन दे रहे, तो ये सबको पता है। तो उस आधार पे गठबंधन में सब सही से है और कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश में आज भी विपक्ष का भूमिका में निभा रहे। 2024 में हम लोग को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन बिहार में जो है बड़ी भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल होंगे और जिसका पास जितना वोट होगा, वोट के आधार पे वो पार्टी को सीट तय होगा। और रहा कि नेशनल कांग्रेस, तो उसके नेतृत्व में हम लोग तो देश में लड़ते ही हैं। आपने कहा 2 हफ्ते में मुख्यमंत्री कौन होगा हमारी तरफ से, मतलब महागठबंधन की तरफ से, डिप्टी सीएम कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ हो जाएगा।
क्या तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन गई है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस खुल के कुछ बोलती नहीं है, आप तो हर बार बोल लेते हैं। नहीं, इंटरनल सारे चीज़ क्लियर है। देखिए, पिछली बार 2020 में भी तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चुनाव हुआ था और हमारे महागठबंधन में तेजस्वी जी से बड़ा कोई चेहरा भी नहीं है, अभी भी नेता प्रतिपक्ष है। तो रहा कि सवाल है कि सहमति बनना ही है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उनकी पॉलिसी दिल्ली से है, बनना है। उसमें बहुत सारा चीज़ें होना होता है, ठीक है। वन साइडेड नहीं होता, दोनों साइड बातचीत होता है। कांग्रेस पार्टी कितना सीट लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, वीआईपी कहाँ लड़ेंगे, ये सारा चीज़ एक बार क्लियर होगा तो सीएम और डिप्टी सीएम भी क्लियर हो जाएगा। ये कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से ही डिसीजन लेना है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है या प्रभारी है वो डिसीजन नहीं ले सकते, या अन्य कोई नेता कांग्रेस पार्टी के पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। आप राहुल गांधी से बात कीजिएगा तो वो ज़रूर कहेंगे कि भाई पिछली बार तेजस्वी जी लड़े थे, इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अभी जब मेरे पार्टी का अगर पॉलिसी की बात होगा तो मेरे अलावा दूसरा कोई डिस्कशन नहीं कर सकता है। एक चीज़ हमने देखा मुकेश जी, जो वादे आप लोग मतलब कमिट कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो करेंगे, तेजस्वी यादव आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बैठते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार अभी ही लागू कर रही है, तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता है कि आपके अलायंस को नुकसान पहुंचाएंगी? नहीं, मुझे क्यों नुकसान पहुंचेगा। देखिए, हमको एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जी नहीं काम किए हैं और उनको ये काम करना चाहिए, हम लोगों को शर्म कर में आके करना चाहिए। तो ये नीतीश जी बात मान रहे कि वो नहीं किए, और जो हम लोगों ने आगे बढ़ के कि राज्य की तरक्की के लिए हम लोगों ने जो घोषणाएं किया है उस पर अभी पीछे से वो आ रहे हैं, ठीक है। वो भी पूरा घोषणा नहीं कर रहे, आधा कर रहे हैं। हमने कहा 200 बिजली यूनिट बिजली फ्री हम करेंगे, तो 125 किए, तो पूरा तो कर नहीं रहे। रहा कि हमने 1500 रुपया पेंशन की बात किया, उन्होंने 1100 किया, तो पूरा तो नहीं कर रहे। अभी हमारी सरकार आने के बाद हम पूरा करेंगे, हम 1500 करेंगे, हम 200 यूनिट करेंगे, तो ये तो पीछे रह जाएंगे। और ये तो मान लीजिए कि इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए ना वो हमारे जो हमारा एजेंडा है उसको चोरी कर रहे, कॉपी कर रहे। तो कॉपी कर रहे, ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं एग्ज़ाम से पहले तैयारी करते हैं तो उनको यही करना पड़ता है, दूसरे को कॉपी करना पड़ता है, लेकिन कॉपी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। आपने नीतीश जी के साथ काम किया है उनके कैबिनेट में, पहले के नीतीश कुमार अब के नीतीश कुमार, क्या कोई फर्क नजर आता है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले का नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। अभी तो देखिए, नीतीश जी में अभी एक ही हम कहेंगे कि उनका तबीयत जो है अस्वस्थ है, और ये पूरे राज्य के हर किसी को पता है ये बात। और तबीयत अस्वस्थ होने के बाद तो सब आदमी इसी जगह पे पहुंच जाते। कल हो सकता हम भी उसी जगह पे पहुंच सकते तबीयत अस्वस्थ होने के कारण। तो नीतीश जी हमेशा अपने सामाजिक न्याय को मजबूती से रखे हैं। अभी उनकी अपनी एक मजबूरी है जो बीजेपी के साथ है, और तबीयत अस्वस्थ है, तो अभी राज्य में जो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो लालू जी को चाहने वाले, वो सब एक जगह होंगे। लालू जी और नीतीश जी के जो विचार है वो कोई अलग नहीं है। ये बात अलग है कि एक विकल्प नीतीश जी के और मिला राज्य में, तो इसलिए वो कुछ विचार जो है नीतीश जी के साथ खड़े हो गए। अभी सबको पता है कि नीतीश जी अभी स्वस्थ नहीं है, बीजेपी जो है वो फ्रंट में आके बैटिंग कर रही है। तो ऐसे जगह पे जो उनके चाहने वाले जो कोर लोग हैं, उसमें से बड़ा संख्या इस बार हम लोगों को, तेजस्वी जी सबको, हम लोगों को लोग मदद करेंगे। चिराग पासवान अपनी गठबंधन की सरकार के ऊपर जिस तरह हमलावर दिखते हैं, क्या संभावनाएं हैं कि महागठबंधन या आप लोगों से कोई बातचीत हो या फिर कुछ राजनीतिक विकल्प उनके सामने? नहीं, मैं इसको ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। देखिए, चिराग जी के पास कोई विकल्प नहीं है और वो हर हाल में बीजेपी के साथ ही रहेंगे, और वो बीजेपी जो डिसीजन लेंगे वो उनको मानना है, ठीक है। पिछली बार हनुमान बना के उनको रखे थे, इस बार अपने गठबंधन में रखे हैं, और सिर्फ 2-4 सीट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, इसके लिए वो सब चीज़ एक पिक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है। और जो कह रहे वाकई, अगर उसका आत्मा अगर जिंदा हो रहा है तो अच्छी बात है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते पर अगर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपना अभिभावक मानते थे, और उनके सुपुत्र हैं, तो हम लोग तो भाई ही मानते हैं कि भाई वो अच्छा काम करे और अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चले। आज जो इस राज्य में जो हो रहा है, वोटर लिस्ट से गरीब पिछड़ा दलित को वोट को बाहर किया जा रहा है, जो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में गया है उनका वोट काटा जा रहा है, उस पर उनको बोलना चाहिए था, लेकिन खैर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वही वोटर के ही दम पर नेता बने हुए हैं और उस वोटर का फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो खैर
वो अगर अभी समय रहते हुए अगर उसका आत्मा नहीं जगा तो आने वाला समय में उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर अकेले मेहनत कर रहे हैं सड़क पर। हम आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप भी जनता के बीच जाते हैं, लगातार ग्राउंड पे काम करते हैं। प्रशांत किशोर को कहाँ पा रहे हैं बिहार के चुनाव में? देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं। जो बातें वो बोल रहे हैं वो बिहार के हित की बात है, बिहार के तरक्की की बातें हैं, लेकिन उसे बोलने से नहीं होता, उसके ऊपर काम करने का भी होता है। और 40% बगैर किसी के सहयोग में लाने के बगैर 40% सरकार में वोट ले आना ये असंभव है बिहार में अभी। तो ये मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करें, हमारी शुभकामना है। लेकिन वो जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो बिहार में अभी पॉसिबल नहीं है। इनके लिए अभी 10 साल लगेंगे। 10 साल अगर इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो हो सकता है जनता एक बड़ा संख्या जो है उनकी ओर जाएंगे। बाकी अभी 2 धारा में है। एक है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, एक तेजस्वी जी को हराने के लिए है, वोट है। तो ये 2 धारा का है। तो 2 धारा में आज की तारीख में स्पष्ट है प्रशांत किशोर जी कोई बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा। जो आपने ग्राउंड वर्क किया है उसमें आपको लगता है प्रशांत किशोर नुकसान ज़्यादा किसको पहुंचाएंगे? देखिए, नुकसान तो अगर उनके पास जो भी वोट होंगे वो तो सभी को नुकसान करेंगे। अभी वो जब तक कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं करते तब तक कुछ भी आकलन करना असंभव है। इतना तो हम लोग मानते हैं कि कैंडिडेट जो होंगे वो गरीब पिछड़ा दलित के लोग नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो उनके पास संसाधन नहीं होंगे। उनको पता होगा कि सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो खर्च नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो चुनाव लड़ेंगे तो वो अपने मसल पावर दिखाने के लिए 20,000 30,000 वोट हर हाल में चाहेंगे कि हमको मिले, चाहे वो पैसे के दम पर ही क्यों ना उनके पास वोट आए, ताकि भविष्य में हम उसका प्रोफाइल बना रहे। तो ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादातर सामान्य वर्ग के लोग होंगे। उसमें यादव समुदाय को हो सकते हैं, कुशवाहा समाज के हो सकते हैं, या हमारे बनिया समुदाय के हो सकते हैं। तो ये ओबीसी में भी अपर और जनरल, इसी में से लोग होंगे। जो लालू जी को चाहने वाले हैं, जो अंबेडकर जी को चाहने वाले लोग हैं, वो लोग ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। एनडीए के खिलाफ लड़ाई में जो आप लोग लड़ाई में उतरे हुए हैं, ओवैसी की पार्टी ने अप्रोच किया, आप लोगों ने खारिज कर दिया उस प्रपोजल को। वजह क्या रही मुकेश? देखिए, अभी हम लोग ऑलरेडी सामाजिक न्याय को लेकर बहुत सारे दल हैं, और जिनकी कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, उनको हम लोग क्या गठबंधन में लेंगे? ठीक है, हम तो ओबीसी साहब को यही कहेंगे कि आज आप लोग हमको मदद कीजिए, हम भी हैदराबाद में आके आपको मदद करेंगे। अगर आप मोदी जी को हराना चाहते हैं, अब मोदी जी को जिताने का अगर इंटेंशन है तो फिर तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम भी जैसे मोदी जी से लड़ेंगे वैसे ओबीसी साहब से भी लड़ेंगे। और रहा कि ओबीसी साहब अगर मोदी जी को हराना है तो हमको यहाँ पे मदद करें। हम दे रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं ना उनसे कि हैदराबाद में आके हम प्रचार करेंगे, अपने संसाधन से अपने कार्यकर्ता के साथ आएंगे, आपके हैदराबाद में प्रचार करने के लिए आएंगे। यहाँ पे आप हमको प्रचार कीजिए। बार बार ये चर्चा होने लगती है बिहार के सियासी गलियारे में कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया इशारों इशारों में, उसकी चर्चा करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन बात तो चर्चा निकलती है। कहाँ आखिर मतलब कुछ बैकग्राउंड में रहता है क्या? नहीं, देखिए, वो लोग कामयाब जो लोग होते हैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा होता है। और आज बिहार में 11 सालों से हम लोगों ने लड़ाई लड़कर एक बड़ा वोट बैंक जो है वो हम अपने साथ कर रखे हैं। और ये 2020 में भी देखने के लिए मिला, या उपचुनाव में भी दिखता है कि निषाद समाज जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक जगह गोलबंद हो चुके हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये वोट अगर देखा जाए तो 2005 के बाद कंटिन्यूटी ये एनडीए के साथ रहा है, और ये वोट 10% का है। और 10% वोट अगर एनडीए से निकलकर महागठबंधन में जुड़ जाए तो उनके लिए 20% का नुकसान है। तो इतना बड़ा नुकसान तो निश्चित तौर पे वो नहीं चाहेंगे कि हमारा नुकसान हो। वो हर संभव कोशिश करेंगे कि वीआईपी पार्टी मेरे साथ आए। और इससे पहले ऐसा एक बार घटना हो भी चुका है कि तेजस्वी जी से हम लोग आपस में सहमति नहीं बना, आपस में लड़ाई होने के कारण गठबंधन टूटा और हम एंड टाइम पे एनडीए के साथ चले गए और वहाँ पे हम लोगों ने सरकार बना लिया। तो ये उम्मीद सपना अभी भी पाल कर रखें कि दोनों भाई में आपस में लड़ाई होगा तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो अभी हमारी पार्टी विचार से बंध चुकी है। सीट हमारे लिए मायने नहीं रखता है, बदलाव मायने रखता है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी
वो असंभव है। हम लोग दोनों भाई में आपस में लड़ाई होगा, 2 कदम पीछे हम हट जाएंगे, जरूरी गिरा तो 2 कदम पीछे तेजस्वी जी हट जाएंगे। अभी सरकार हम बनाएंगे, लेकिन उनको फिक्र है कि वीआईपी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है जो हर हाल में उनसे दूर हो रहा, तो वो कोशिश कर रहे हैं, या मीडिया में या जैसे तैसे परसेप्शन दे रहे हैं कि वीआईपी पार्टी हमारे साथ आ सकते हैं अपने गठबंधन के लोगों को खुश करने के लिए या अपने वर्कर को खुश करने के लिए, क्योंकि गांव लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जब गिनती होता है कौन सा वोट किसके साथ जाएगा, तो उसमें निषाद समाज का वोट जो है आज की तारीख में महागठबंधन में जोड़ने के कारण बहुत ऐसी जगह से उनको फीडबैक आ रहा है। 12 प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी का, 12 का 12 प्रभारी ने पटना में कह दिया कि भाई मुकेश सहनी का वोट जो है वो अभी ना पैसे पे ना दारू पे बिकने वाला है। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम का नाम घोषणा होगा और इसे एक भी वोट आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग फाइटर कौम है, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, क्लब का वंशज हैं हम, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं हम लोग। जब काम करते तो एग्रेसिव से काम करते, तो हमको कोई डरा धमका के हमारे लोगों का वोट कोई ले ले, ये बिहार में ऐसा नहीं है, असंभव है। हम लोग अगर मजबूती से बात करें तो हम दूसरे समुदाय के वोट ले लेंगे, उनसे हमारा संबंध बहुत अच्छा है। धरती पर ज़मीन पे जाइएगा तो हमसे ना अपर कास्ट का लड़ाई है, ना किसी अन्य जाति किसी धर्म से किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कुछ कुछ जाति से अगर देखा जाए तो उनसे उनके विरोध में कुछ जाति गोलबंद रहते हैं ज़मीन पर, लेकिन हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं। हम अति पिछड़ा में आते हैं और हम गांव में जब रहते तो सादगी मेंटेन करते हैं, दूसरे के दुख सुख में हम हमेशा खड़ा रहते हैं। हम दूसरे के साथ अन्याय कभी नहीं करते हमारा समाज। तो इसमें से हम लोग आते हैं, 2 बात सुन लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो ग्राउंड पे जो है ना, हमारे अच्छे लोगों से ताल्लुकात है। जब हमारा नाम पे चुनाव होगा तो हमारे लोग हमारे लिए बहुत मेहनत करेंगे और इसका रिजल्ट आप हमारे निषाद समुदाय के अलावा भी, खास करके अति पिछड़ा में से जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो अति पिछड़ा है 37%, उसमें से बड़ा संख्या वोट जो है वीआईपी की ओर, महागठबंधन की ओर आएंगे। एक अंतिम सवाल चलते चलते, डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए महागठबंधन ने आपने पहले से क्लेम कर रखा है, मुकेश सहनी तैयार हैं इस भूमिका के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो मंत्री रह के राज्य में काम किया हूँ। नीतीश जी के बता दें कि हमारे पॉलिसी में कोई गड़बड़ी हुआ होगा, जो विभाग मर चुका था एक हिसाब से, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जिसमें कोई हाथ नहीं लगाना चाह रहा था, डर रहा था कि इस विभाग में हम जाएंगे तो हमारा भी नाम खराब होगा। हम उस विभाग को लेकर, उस विभाग में 6000 नौकरियां हमने हमारे समय में ये किया। उसमें बहुत सारे योजना जो बंद था उस सबको हमने चालू किया। जो विभाग में 200 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया खर्च नहीं हो रहा था, उस विभाग में हमारा एक एक टेंडर 900 करोड़ रुपया का टेंडर निकला था उस समय में पशुपालन बनाने के लिए। तो हज़ारों करोड़ रुपया हमने खर्च करके विभाग को, हमने पटरी से उतरा हुआ विभाग को हमने पटरी पर लाया, तो सिर्फ 17 महीने में। तो उसी तरीके से राज्य में मौका मिलेगा। मुंबई जैसे शहर में रहे हैं, 900 रुपये महीने पे नौकरी करके बिहार के राजनीति में 10 सालों में आप देखेंगे तो एक अपनी मुकाम हमने हासिल किया। तो उसी तरीके से क्योंकि संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो अभी मौका मिलेगा। तो जैसे अपनी ज़िंदगी में 900 से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसी तरीके से राज्य के लिए भी सोचेंगे। हम हिंदुस्तान में हर कोना में घूम चुके, विदेश में घूम चुके, हमने दुनिया देख चुका है कि दुनिया किस तरीके से काम करती है। बॉम्बे में भी रहे तो सबसे बड़ा नगरी बॉलीवुड में हमारा रहा, रातों रात कुछ भी खड़ा कर देना। लंदन अगर बनाना हो तो बिहार, हम मुंबई में बना देते थे स्टूडियो में। तो इस तरीके से हमारा काम करने का स्टाइल रहा है। मौका बिहार के जनता देंगे तो निश्चित तौर पे काम जो होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि युवा हूँ, 44 साल की उम्र है। कम से कम भी हमको 35 साल बैटिंग करना है, तो हम कोई भी काम बैटिंग करेंगे 35 साल टिके रहें, वो सोच के करेंगे। कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे कि भाई क्लीन बोल्ड हो जाए। तो ये सब सोच हमारा है। चलिए, हमसे बातचीत की, आपने लंबी बातचीत की मुकेश सहनी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुकेश सहनी, वीआईपी के नेता हैं, और महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो तेजस्वी यादव अगर सीएम बनेंगे तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। आज इस बात को भी इन्होंने एक तरह से हमारे कैमरे पे कबूल किया है, और बहुत सारी बातें बिहार की राजनीति को लेकर के इन्होंने हमसे की हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नरीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।